हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस में जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो ये आपका लेसन वाइज में अगर देखा जाए तो 6 नंबर पे है, लेकिन आप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है। द डॉन ऑफ द मॉडर्न कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया, द अर्ली मॉडर्न एज 1300 to 1800 CE, the dawn of modern culture in यूरोप एंड इंडिया। तो यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। द अर्ली मॉडर्न एज अर्थात पूरा आधुनिक काल जो 1300 से लेकर जो 1800 तक। नाउ स्टार्ट। इन दिस चैप्टर we shall learn about many countries beside India. Let's first recall what we have learned about different countries. तो इस पार्ट में हम भारत के अलावा कई और देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम भारत के अलावा कई और देशों के बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास 7th we learn that the Europe continent is located to the northwest of India. You already know a few important countries in Europe. Locate the following countries on the map of Europe in your atlas or on the world map in your class. तो कक्षा 7वीं में जो है हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। यह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इनके कुछ प्रमुख देशों के बारे में भी तो आप जानते ही होंगे। अपने दीवार मानचित्र पर या एटलस में यूरोप के जो मानचित्र है इनमें इन देशों के नाम पहचाने और उन्हें मानचित्र में खोजें। ठीक है, विश्व मानचित्र जो होता है उसमें यूरोप के मानचित्र में देखिए तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो देशों के नाम जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिलेगा। हम डायरेक्ट अपने लेसन एक्सप्लेन पर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द मॉडर्न एज एंड बिफोर, आधुनिक काल और उससे पहले। क्या बोलेंगे? आधुनिक काल और उससे पहले। हिस्टोरियंस आल्सो डिबेट्स इशूज लाइक व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ द मॉडर्न एज। तो इतिहासकार भी आप ही की तरह बहस करते थे कि आधुनिक विश्व की पहचान क्या है। ठीक है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ द मॉडर्न एज, क्या आधुनिक विश्व की पहचान क्या है। जस्ट लाइक you did in class, it is widely accepted that the two main features that distinguish the modern age from earlier eras are the industrial production and the democratic government. तो आमतौर पर माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की प्रमुख पहचान है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना ज़्यादा कठिन है, फिर भी कुछ सामान्य बातें जरूर कही जा सकती है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू द पॉइंट आउट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ठीक है ना, कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना ज़्यादा कठिन है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू pinpoint the social and cultural changes that have taken place in the modern age, but we can still make some general observation. We give less importance to the person's caste background. Now everyone is treated equally. तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी कुछ जो सामान्य बातें जो होती है उनको कही जा सकती है। लोगों की जात पात को कम महत्व दिया जाना, सबकी कानूनी समानता, और आगे देखिए यहाँ पे treated equally before the law, and the gap between the rich and poor is wider now than it was before. In earlier times, religions played a bigger role in people's lives. They were more influenced by their religious beliefs. Today, people have more faith in science and reasons.
तो यहाँ पे जात पात को हम कम कर सकते हैं, जिसकी कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बहुत अधिक आर्थिक असमानता। सोच विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा धर्म भीरू होते थे, किंतु अब लोग जो है विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगा। मध्यकाल के समाज ने आधुनिक काल में कब और कैसे प्रवेश किया, यह एक अध्ययन का विषय रहा। जिस काल में यह बदलाव हुआ उसे पूरा आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल के शुरुआती समय कहा जा सकता है। In this chapter we shall trace how and when the society of the middle age moved into the modern era. The age when the process began is called the early modern era. एशिया यूरोप के महाद्वीपों के बीच में जो अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो एशिया और यूरोप महाद्वीपों के देशों में 14वीं शताब्दी के अर्थात सन 1300 ईस्वी तक की स्थिति में तो बहुत सारी ऐसे कुछ परिवर्तन हुआ। उन परिवर्तनों को देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। So let's start. The process of change in the Asia and Europe began sometimes from the 14th century after 1300 C and continued till 1750 C. तो एशिया यूरोप के जो महाद्वीपों के देश में अगर 14वीं शताब्दी से अर्थात 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, कला, धर्म, लोगों के बीच आदि में बदलाव होने लगा। यह दौर जो था लगभग सन 1750 तक चला। Religious, politics, arts, commerce and trade saw many changes during this 450 years. समथिंग जो है वो 450 साल तक यहाँ पे चलता रहा। More and more peoples began to live in the cities and they also began to think differently. This pre-modern age laid the ground for the Industrial Revolution and the French Revolutions. तो देखिए आगे क्या हुआ यहाँ पे कि पूर्व आधुनिक काल और इसके बाद के काल को हम आधुनिक काल भी कहते हैं। भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे ईसाई देशों ने तथा यूरोप की इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों ने 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच में क्या घटनाएं घटी जिन्होंने आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाया। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलाव की बातें करेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए 6.1 द डिफरेंट फैक्ट ऑफ चेंज, बदलाव के विभिन्न पहलू। ठीक है, बदलाव की क्या क्या ऐसा फैक्ट जो थे, इवेंट जो थे, ये पहलू जो था वो व्हाट एग्जैक्टली हैपन बिटवीन 1300 एंड 1750 सी। लेट्स फाइंड आउट हाउ द मॉडर्न इरा बिगैन। तो सन 1300 से लेकर 1750 के बीच में इससे क्या बातें हुई, आइए हम पता करें कि आधुनिक युग का जो प्रारंभ कैसे हुआ। नाउ फर्स्ट ट्रेड एंड अर्बनाइजेशंस, व्यापार और शहरीकरण। ठीक है, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, व्यापार और शहरीकरण। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड एक्सपेंडेड रैपिडली बिटवीन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। कॉमर्स expanded within countries as well, with different kinds of the goods being the traded. तो उस दौर में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में बहुत तेजी आई। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार भी हुआ। The growth of the trade also saw the growth of the cities in the three continents. New cities were the born and older cities expanded. These urbanizations brought with it many language. A new class of wealthy merchants emerged. People that traveled more between cities, leading to exchange and the spread of new ideas, inventions and technologies. तो देखिए आगे के महाद्वीपों में जो शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ।
इसके के परिणाम हुए धनी व्यापारी का वर्ग उभरा देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा। नए नए आविष्कार भी हुए और तकनीकी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव हुआ। There was one striking difference between the cities of India and Europe. Many of the cities in the Europe were not ruled by kings. तो देखिए, यूरोप और भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना यूरोप स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे। They were independent and autonomous and were governed by organizations founded by the merchants and the artisans. So to some extent the democratic and republican ideas began to take root in these cities. शहर के व्यापारियों और कारीगरों के संगठन मिलकर शहरों के कामकाज संभालते थे। ऐसे शहरों में कुछ हद तक जो है लोकतंत्र और गणतंत्र की संभावनाएं जो थे विकसित हो पाई। These cities include the Geneva and Florence in Italy, Flanders in Holland, etc. Big cities like the Surat, Agra and Vijayanagar also developed in India at this time, but they were still under the rule of kings or the control of feudatory lord. तो इससे शहर में कुछ हद तक जो लोकतंत्र और गणतंत्र की संभावनाएं बढ़ती गई, यहाँ विकसित होता गया। ऐसे शहर थे जेनेवा और फ्लोरेंस, दोनों इटली में है, फ्लैंडर्स हॉलैंड में है आदि। भारत में जो सूरत, आगरा, विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन उस पर राजाओं या उसके सामंतों का वर्चस्व यथावत बना रहा। तो आज का जो लेक्चर बेटा इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे द इमरजेंस ऑफ एन अर्बन मिडिल क्लास। ठीक है, इसमें आपका जो है शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। ओके दैट्स ऑल।